तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो मैंगलियर के इल्यूशन से बाहर आ गया था, जिसके बाद सब लोगों ने देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और ऊपर से मैंगलियर को भी गलत फहमी होती है, जिसकी वजह से वो योंगफाई पर हमला करती है। उसे लगा कि शायद योंगफाई उसके इल्यूशन में होने का फायदा उठा रहा है। वहां पर मौजूद वो जायंट वॉरियर वो एक ही अटैक के साथ उन सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और योंगफाई की बॉडी को चेक करते हुए उसकी बॉडी में अंदर मौजूद सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करता है कि आखिर तुम दोबारा से रीइंकार्नेट कैसे हुए हो। तुम्हारी बॉडी में भी डेथ एनर्जी है जैसे कि मेरी बॉडी में है। मगर उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद उस वॉरियर को पता चलता है कि किसी ग्रेट वॉरियर ने योंगफाई की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा वाइटल एनर्जी डाली है कि उसकी बॉडी में मौजूद डेथ एनर्जी वो योंगफाई को मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा कर देती है। और ऊपर से उसकी बॉडी में जेड रुई भी होती है, जिसके बारे में वो जायंट वॉरियर बिल्कुल भी नहीं जानता था। और वो योंगफाई से कहता है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह इस गेम का हिस्सा हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर जब तुम्हें सीक्रेट के बारे में पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना। और योंगफाई जैसे ही बाहर आता है तो बाहर लिन फैमिली के लोग उस पर हमला कर देते हैं। योंगफाई वहां से जान बचाते हुए भागने की कोशिश करता है। उसके शोल्डर पर हल्की सी इंजरी भी होती है, मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ खूंखार भेड़िए उसका पीछा कर रहे होते हैं। और ऊपर से ईगल क्लैन के लोग भी उसके पीछे पीछे उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कुछ वॉरियर तो उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इतने में योंगफाई अपनी सोर्ड के साथ एक वॉरियर का काम तमाम कर देता है और फिर पलट कर आता है और एक एक वॉरियर को फिर चुन चुन के मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन वॉरियर्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी जान बचा पाए। पर अचानक से योंगफाई को एक बहुत ही पावरफुल ब्रीथ फील होती है और वो देखता है कि उसके सामने से कुछ वेपन्स आ रहे हैं। ये देखते ही वो अपनी सोर्ड के साथ उन वेपन्स को काउंटर करता है और एक एरो को बीच में से काटते हुए उसके 2 टुकड़े कर देता है। इतने में योंगफाई देखता है कि उसके सामने एक एल्डर आ रहा है जो कि उसे किक मारने की कोशिश करने वाला है। तो योंगफाई फौरन से उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी फुल पावर को यूज करता है, मगर वो एल्डर अपनी दूसरी किक से योंगफाई पर इतनी जोर से वार करता है कि वो किक योंगफाई की बॉडी में इतना जोरदार असर करती है कि उसके मुंह से खून निकल आता है और वो एक पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर आ पहुंचता है। अटैक के बाद योंगफाई को पता चल गया था कि वो एल्डर उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसे यहाँ से भागकर जान बचानी होगी, वरना वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जायंट ईगल के ऊपर मौजूद वॉरियर जैसे उसके ऊपर एरोस थ्रो करता है तो योंगफाई ना चाहते हुए भी फिर से अपनी सोर्ड लेकर उन एरोस को रोकने की कोशिश करता है और फिर से अपने आप को किसी तरह उन एरोस से बचा लेता है। ये देखते ही एल्डर फिर से बहुत सारे एरोज उसकी तरफ रिलीज कर देता है और इस मर्तबा एक एरो योंगफाई के शोल्डर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो और भी काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ही बुरी तरह हर्ट था और ऊपर से एक और इंजरी की वजह से अब वो बिल्कुल लड़ने के काबिल नहीं रहा था। हाथ से वो सोर्ड यूज कर रहा था, उसी हाथ पर ही उसको एरो लगा था, तो अब उसके लिए वहां पे ज्यादा देर रुकना नामुमकिन था। उसके सामने मौजूद मास्टर्स उससे कहते हैं कि सुनो लड़के, हार मान जाओ, शायद तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। मगर वो ईगल वॉरियर कहता है कि लगता है इस लड़के को हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके अपना एक ताकतवर एरो रिलीज करने वाला था तो दूसरी तरफ से वो दूसरा मॉन्क एल्डर वो भी अपनी फुल पावर को एक्टिव करके अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है। ये देखने के बाद योंगफाई समझ जाता है कि वो दोनों अटैक्स को एक साथ नहीं रोक पाएगा, तो इसीलिए वो उस पहाड़ से ही छलांग लगाकर नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से वो उन अटैक्स से तो बच जाता है और ऊपर से वो एल्डर भी उस खाई से नीचे गिरते गिरते बाल बाल बचता है। मगर वो अपने लोगों से कहता है कि उसे तलाश करो, मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, मुझे उसकी डेड बॉडी हर हाल में चाहिए। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लिन फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग यून था। वहां पर एक सोल्जर आकर कहता है कि यंग मास्टर, मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए आया हूं कि उस जेडी गुफा से सिर्फ एक वॉरियर बाहर निकला है जिसका नाम योंगफाई है, मगर उसे रोकने के चक्कर में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सुनते ही लिन यून कहता है कि ठीक है, तो फिर अब 3 गुना आर्मी को भेजो। नहीं, ऐसा करो कि 5 गुना लोगों को भेजो ताकि उसके बचने का कोई भी चांस ना रहे। ये सुनते ही वो वॉरियर वहां से चला जाता है और वो वॉरियर फिर दिल ही दिल में कहने लगता है कि उस लड़के को हर हाल में सजा मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो किसी पर भी रिलाई नहीं कर रहा। मगर अचानक से फिर वहां पर मैंगलियर भी आ पहुंचती है, जिसे देखकर लिन यून बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ड्रीम फेरी, तुम यहाँ पे हो। मैंगलियर को इसकी सच्चाई का पता चल गया था, तो वो उसे मारने के लिए अपनी पावर को यूज करने वाली होती है और अपना एक पावरफुल अटैक तैयार करती है। ये देखते ही
लिन युन समझ जाता है कि ड्रीम फेरी अब उसका खेल खत्म करने के लिए आई है, मगर वो उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, वैसे भी हम लोग एक ही साइड पे हैं। मैं बहुत पहले ही तुम्हारी एबिलिटीज को देख चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उस डेथ जेडी में जो कुछ भी हुआ है मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। बस वो लड़का योंगफाई एक मर्तबा मौत के घाट उतार दिया जाए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारा सीक्रेट भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मेरे बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर चले जाएं। मैंने वैसे ही योंगफाई को मारने के लिए एक जाल बिछाया हुआ है, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ वो जिंदा नहीं आएगा। ये सुनकर मेंग लियार सेटिस्फाई हो जाती है और वहां से चली जाती है, जिस पर लिन युन थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे इस लड़की को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर अचानक वहां पर एक और सर्वेंट आती है और वो कहती है कि यंग मास्टर, बहुत सारी फैमिलीज के डीन्स और मास्टर्स आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है अच्छा, तो अब जो होना है वो होकर रहेगा। वो अपनी सर्वेंट को कहता है क्या सब कुछ अरेंज हो चुका है? तो वो कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, सब कुछ अरेंज कर दिया गया है, हम लोग बस इस मौके का फायदा उठाएंगे। हमारे लोग वैसे ही लोगों को भड़काने का काम करेंगे और वैसे भी लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, बस हमें एक चिंगारी लगाने की देर है। आपको अगर किसी से डरना है तो वो सिर्फ मेंग लियार है, क्योंकि सिर्फ वही है जो कि इस सच्चाई के बारे में जानती है। तो फिर लिन युन कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी साइड पर है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस माउंटेन के ऊपर वो दोनों ही मास्टर्स अभी भी मौजूद होते हैं और वहां पे योंगफाई का इंतजार कर रहे थे कि शायद उसकी डेड बॉडी या फिर वो जख्मी हालत में मिल जाएगा। मगर एक सोल्जर आकर कहता है कि मास्टर, बारिश तेज होने की वजह से हम लोग उसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उसे इस बारिश में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप कहेंगे तो हम उसे फिर भी सर्च करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया है, वो यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जा पाएगा। ये सुनकर एक मास्टर कहता है कि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक जायंट्स रहते हैं, उस लड़के का यहाँ पे सरवाइव करना मुमकिन ही नहीं है, बस हमें जरा संभल कर रहने की जरूरत है। वो लड़का खुद ब खुद ही कहीं ना कहीं मारा जाएगा, मगर हम लोग ऐसे घर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर कैंप लगाना होगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी फैमिलीज के मास्टर्स और डीन्स इकट्ठे होते हैं और वहां पर डीन जेंग काफी ज्यादा परेशान था। अचानक लिन युन वहां पर इस तरह दिखावा करता हुआ आता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में और काफी तकलीफ में है, मगर डीन जेंग कहता है कि लिन युन, तुम अकेले वहां से बाहर क्यों आए हो, बाकी लोग क्यों नहीं आए? तो लिन युन कहता है कि मास्टर माफ कीजिएगा, मगर वो सब मारे जा चुके हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से योंगफाई को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा था, मगर बहुत ही बुरी कंडीशन में लड़खड़ाते हुए एक गुफा के अंदर आ गया था। और योंगफाई कहता है कि जरूर इन सारे लोगों के पीछे वही लड़का होगा जिसका नाम लिन युन था, वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ये सब कुछ करवा रहा है। शायद उसने इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी होंगी ताकि मैं किसी भी तरह अकेडमी वापस न जा सकूं। ये कहते हुए वो लड़खड़ा कर वहीं पर ही गिर जाता है। और यहाँ पर लिन युन कह रहा होता है कि वहां पर कोई भी नहीं बचा, कैनलोंग, एलिस, थॉर्न और बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि ये सारे के सारे टॉप एक्सपर्ट्स थे, आखिर वो लोग इतनी आसानी से उस गुफा में कैसे मर गए? और डोंगफेंग कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया? योंगफाई वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। मगर एल्डर जुओ कहता है कि मुझे बताओ आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? तो लिन युन कहता है कि हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, मगर अचानक से फिर वहाँ पर एक जायंट डीमन अपीयर हुआ जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके आगे किसी की भी टिकने की हिम्मत नहीं थी। वो या तो कोई गॉड था या कोई डीमन। तो मास्टर वू यांग कहता है कि क्या तुम लोगों ने उस पर हमला किया था? तो फिर लिन युन कहता है कि नहीं, मैंने उसमें कोई भी किलिंग इंटेंशंस नहीं देखी, मगर उसने एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कहे थे, मगर सारा मसला योंगफाई की वजह से हुआ। तो एल्डर वू यानमिंग कहता है योंगफाई क्या किया है उसने? अगले सीन में हम लोग दोबारा से योंगफाई को देखते हैं। वो अभी भी उसी गुफा के अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही वो एनर्जी क्रिएट करते हुए अपने साथियों को एक सिग्नल भेजने की कोशिश करता है तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल एक बेजान मुर्दे की तरह पड़ा हुआ होता है और कहता है कि मेरी इंजरीज बहुत ही ज्यादा डीप हैं। मगर फिर हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है वहां पर अचानक से लाइफ एनर्जी अपीयर होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से वो डेथ एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके साथ एनर्जी बोल्स भी बाहर आती हैं और वो बाहर आकर एक बहुत बड़ा यिन यांग डायग्राम क्रिएट कर देती है। वो डायग्राम अपने आसपास मौजूद एनर्जी को इकट्ठा करके
उसे सीधा जेड रुई के अंदर ट्रांसफर करता है और वो जेड रुई फिर उस एनर्जी को योंगफाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि योंगफाई उससे होश में आ जाता है, मगर उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एनर्जी उसकी लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता योंगफाई फिर उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मगर जेड रुई पावर वो कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं, सब कुछ जेड रुई अपने आप से कंट्रोल कर रही है। और दूसरी तरफ से लिन योन अभी भी लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। वो कहता है कि पता नहीं योंगफाई ने उस डीमन से ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से वो इतना भड़क गया कि उसने हम पर हमला कर दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि योंगफाई वो उन डीमंस की लैंग्वेज को जानता है, इसीलिए तो वो उस डीमन के साथ इतनी आसानी से बात कर रहा था। ये बात सब लोगों को चौंका देती है कि योंगफाई आखिर डीमन और गॉड्स की लैंग्वेज कैसे जान सकता है। और एल्डर यानमिंग कहता है ये कैसे मुमकिन हो गया, योंगफाई ने इतनी लैंग्वेजेस कब सीखी, क्या ये लड़का सही कह रहा है। मगर फिर लिन योन जल्दी में तेल डालने का काम करता है और कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की कसम है, मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें से एक भी लफ्ज झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन ना आए तो फिर आप लोग ड्रीम फेरी से आकर पूछ लेना, वो बस कुछ देर में यहाँ पर अपीयर होगी। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो लड़की जिंदा है। उसका सुनकर बहुत सारे लोग तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि हमारे सेक्ट की एक लड़की जिंदा है। और बहुत सारे लोग क्योंकि उसे लाइक करते थे तो इसीलिए उसके जिंदा होने की खबर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खबर थी। मगर लिन युन कहता है कि योंगफाई वो भी जिंदा हो सकता था, मगर बदकिस्मती ये है कि वो जायंट डीमन उसके ही पीछे गया है और उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो भी हमारे साथ ही उस गुफा से बाहर आया था, मगर उसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ वो डीमन इतना खतरनाक है कि वो उसे जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही वहां पे मौजूद डिसाइपल्स कहते हैं कि हाँ ये तो तय है, योंगफाई इतना ताकतवर नहीं है कि वो किसी गॉड लेवल के डीमन का सामना कर सके। और कुछ लोग कहते हैं कि योंगफाई वो सच में डीमंस के साथ मिला हुआ हो सकता है, उसने ही तो हमारी अकेडमी में डीमंस को इन करवाया था और फिर खुद उन डीमंस को मारकर हमारी नजरों में हीरो बनने की कोशिश की। मगर डोंगफेई कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो इस किस्म का इंसान है ही नहीं। पर एल्डर यानमिंग कहता है कि लिन युन मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो लिन युन कहता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, आप लोग मेंगलियार का इंतजार कीजिए, जब वो आएगी तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा। तो एक डिसाइपल कहता है कि हाँ वो लड़की हमारी होली लैंड की डिसाइपल है तो इसलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। पर दूसरी तरफ से एक वॉरियर वो लिन युन के साथ मिला हुआ होता है और कहता है कि हम लोग अपने एकेडमी के डिसाइपल्स की मौत का बदला लेकर रहेंगे, उनकी जिंदगी ऐसे बेकार में जाया नहीं हो सकती। योंगफाई की वजह से उनकी जान गई है तो हमें योंगफाई को हर हाल में पकड़ कर मारना होगा। और फिर दूसरे डिसाइपल भी उसके झांसे में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ उसने धोखा दिया है तो उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए और हमारे डीन्स को भी उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक गुनाहगार है तो इसलिए उसे उसके गुनाह की सजा हर हाल में देनी चाहिए। मगर एल्डर जू खड़ा होकर कहता है कि ठीक है हम उसकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर एल्डर यानमिंग उसे बैठने को कहता है और कहता है कि अभी इतनी जल्दबाजी मत करो। मगर लिन युन फिर से उन लोगों के इमोशंस को भड़काता है और कहता है कि योंगफाई ने मुझे धोखा दिया है, मैं तकरीबन मरने के करीब आ गया था, इसीलिए मेरी लिन फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मैं आज योंगफाई की सिर की कीमत लगा रहा हूँ, जो भी शख्स उसका सर काट कर लाएगा मैं उसे 50,000 गोल्डन कॉइन्स दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पे मौजूद लिन युन के चमचे वो फौरन से कहते हैं कि हम काट कर लाएंगे। ये सुनते ही बाकी लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ उसे मरना चाहिए। मगर एल्डर यानमिंग वहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार होता है तो वो वहाँ पे एल्डर्स को इशारों इशारों में ही कुछ बता देता है। मगर दूसरी तरफ से लिन युन कह रहा होता है कि योंगफाई भले ही तुम मेरी लिन फैमिली के हाथों बच जाओ मगर तुम अपने एकेडमी से नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत की अफवाहें वो हर जगह फैलना शुरू होंगी और जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पे हर शख्स तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तुम चाहे जिंदा रहो या न रहो मगर लोगों की नजरों में
तुम मर चुके हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि योंग फाई उस सारी जेडी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है और उसकी इंजरीज भी हील हो चुकी होती है और वो जेड रुई अभी भी कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर न्यू एनर्जी डालती जा रही होती है। योंग फाई जैसे ही उस एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर इसकी कंफर्मेशन आगे हो जाएगी क्योंकि योंग फाई इस वक्त बिल्कुल चेंज हो चुका है और वो कहता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब वक्त आ गया है कि अब शिकारी का शिकार किया जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन फैमिली के वो लोग एक जगह कैंप लगाए हुए होते हैं और कुछ लोग वहां पर पहरा दे रहे होते हैं, मगर उन लोगों को पता भी नहीं था कि कब योंग फाई उन लोगों पर मौत की तरह आकर टूटने वाला था। वो अंधेरा होने का फायदा उठाता है क्योंकि वहां पे पहले ही बारिश हो रही थी तो काफी ज्यादा शोर था और ऊपर से लाइटनिंग के शोर की वजह से उन लोगों को ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो योंग फाई इसी का फायदा उठाकर एक वॉरियर के पीछे जाकर अपनी नाइफ के साथ उसका गला काट कर उसे खत्म कर देता है। इसी तरह फिर वो एक वॉरियर के पीछे जाता है और उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड लाइटनिंग की तरह होती है तो वो पलक झपकते ही एक के बाद दूसरे वॉरियर तक पहुंच जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा होता है जैसे कि वो अब बिल्कुल रूथलेस बन चुका है। वहां पे दो वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि अगर बारिश ना रुकी तो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़का किसी सूरत यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, अगर वो जिंदा भाग गया तो फिर मास्टर शोंगशेन वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर जब उन लोगों को वहां पर योंग फाई की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, मगर आसपास तो कोई भी नहीं होता। वो लोग यहाँ वहां देख रहे होते हैं, मगर वहां पर जैसे ही बिजली कड़कती है और थोड़ा सा अंधेरा होता है तो हमें वहां पर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं जो कि असल में योंग फाई की थी। वो मौत के साए की तरह उनके पीछे फिर रहा होता है और उन लोगों को पता भी नहीं था। जैसे ही वो लोग पीछे पलटते हैं तो योंग फाई अपने नाइफ के साथ उन दोनों को मौत की नींद सुला देता है और तेजी से उन लोगों के कैंप की तरफ जाता है। वहां पर एक वॉरियर सो रहा था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो उसके सामने उसकी मौत खड़ी हुई होती है। और फिर दूसरी तरफ हमें एक कैंप के अंदर उस ईगल मास्टर को दिखाया जाता है। वो वहां पर आग जलाकर एक जगह बैठा हुआ होता है, मगर एक वॉरियर उसके पास आकर एक स्क्रॉल देते हुए कहता है कि मास्टर, लिन फैमिली की तरफ से एक अर्जेंट रिपोर्ट लाया हूं। पर वो मास्टर उसे देखते ही पहचान जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो हमें पता चलता है कि वो लिन फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि योंग फाई था। फाई फौरन से एक पॉइजनस पाउडर फैला देता है जिससे वो एल्डर पीछे हटकर अपनी जान बचाता है, मगर योंग फाई जैसे अपने नाइफ के साथ उसे मारता है तो वो एल्डर उसके सूट को पकड़ लेता है। इतने में वो पाउडर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और यही मौका देखकर योंग फाई फिर से उस पर पलट कर आकर वार करता है। तो यहाँ पर वो एल्डर फिर से किसी तरह खुद को मैनेज कर बचाने में कामयाब हो जाता है और योंग फाई को पीछे धकेल देता है। मगर यहाँ पर योंग फाई इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। वो अपनी लाइटनिंग सोर्ड के साथ वहां पर बहुत ही तेजी से उस एल्डर के करीब चला जाता है और उसी लाइटनिंग सोर्ड के साथ उस एल्डर पर इतनी जोर से वार करता है कि वो उसके पूरे कैंप को उड़ा कर रख देता है। ये देखते ही एल्डर गोंगशेन भी उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है, मगर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। उसे वहां पर सामने योंग फाई दिखाई देता है। योंग फाई ने उसके ही अपने एक साथी को पकड़ा हुआ है और उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड उसके गले पर आकर रखता है। तो गोंगशेन कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, मगर योंग फाई पहले ही हिम्मत कर चुका था और वो अपनी सोर्ड के साथ उसका गला काटकर उसे भी मौत की नींद सुला देता है। जिस पर एल्डर गोंगशेन कहता है, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। वो फौरन से हवा में ऊपर जाता है और अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल किक मारने के लिए नीचे आता है। तो योंग फाई भी नीचे से एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है और वो एल्डर जैसे ही योंग फाई को किक मारता है कि वो योंग फाई को उठाकर वापस दूर फेंक देता है। योंग फाई को भी अभी आइडिया हो गया था कि वो एल्डर कितना ताकतवर है, इसीलिए वो अपनी सोर्ड निकालता है और अब सोर्ड के जरिए फाइट करने की कोशिश करता है। जैसे ही एल्डर गोंगशेन फिर से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का फायदा उठाकर योंग फाई को मारने वाला था तो योंग फाई अपनी लाइटनिंग सोर्ड का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और दोनों ही वहां से दूर जा गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से योंग फाई को भी काफी इंजरीज हुई थी और उसके मुंह से खून निकल आया था और दूसरी तरफ से वो एल्डर भी काफी पीछे तक चला गया था और वो योंग फाई से कहता है कि
तुम एक नंबर के पागल हो। तो योंगफाई हंसते हुए कहता है कि सुनो ओल्ड मैन, तुम अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो, ये मत सोचना कि तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर कोई आएगा। चलो तुम्हारे साथ कोई खेल खेलते हैं। ये कहने के साथ योंगफाई वहां से भागकर दूर चला जाता है, जिस पर उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है। और वहां पर हमें मेंगलियर को भी दिखाया जाता है, जो कि दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रही होती है। और शहर में हर जगह योंगफाई के पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं और वांटेड लिस्ट में उसका नाम डाल दिया जाता है। ये देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। योंगफाई ने 6 लोगों की जान ली है। मगर जब हम लोग वहां पर युआन लोंग को देखते हैं तो वो भी उस पोस्टर की तरफ देखता है। वहां पर लोग कह रहे होते हैं कि योंगफाई ये तो हमारा हीरो था ना, ये विलन कब से बन गया। मगर एक वॉरियर कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हीरोज वो नहाती हुई लड़कियों को देखते हैं? ऊपर से इसने तो कि युआन सिटी में न जाने कितने ही सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है। पता नहीं ये दरिंदा और कितना खतरनाक हो सकता है। इसने और भी बहुत सारे सीक्रेट मेथड्स छुपाए हुए हैं जो कि ये हम लोगों पर भी आजमा सकता है। इसे खून के प्यासे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर सब लोग कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है, उसे मर जाना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। वो लोग उसे ढूंढने के लिए अपने ड्रैगन्स को भी बुला लेते हैं ताकि उसे कहीं से भी ढूंढकर मार दिया जाए। और युआन लोंग कहता है कि ये लड़का अगर मुसीबत खड़ी करने में कंपटीशन करता तो शायद पहले नंबर पे आता। और फिर हमें वहां पर लिन युन को दिखाया जाता है जो कि इस सारी सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि योंगफाई तुम कुछ देर पहले यहाँ पर हीरो थे मगर अब तुम बिल्कुल जीरो हो। किसी को हीरो बनते हुए देखने से उसको विलन बनते देखने में ज्यादा मजा आता है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम लोग फिर से लिन फैमिली के लोगों को देखते हैं। वो योंगफाई का पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच गए थे। वहां से थोड़ी सी रोशनी निकल रही थी। जब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर योंगफाई मौजूद होता है और वो कल्टीवेशन करके अपनी इंजरीज को हील करके अपना पावर लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर जैसे उसे फील होता है कि बाहर लोग मौजूद हैं तो वो कह रहा है कि लिन फैमिली के लोग सच में बहुत ही घटिया हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।